अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो है अक्टूबर नवंबर 2015 P23 का सवाल है। ये अक्टूबर नवंबर का सवाल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। एंटोन अ सोल ट्रेडर डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। वंस अगेन अगर बोल दे डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट तो किस टॉपिक का सवाल है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के टॉपिक का सवाल है। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोल रहा है वो? ही सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015। ठीक है, मैंने जैसे बताया था आपको, इनकम्प्लीट के टॉपिक में दो चीज़ें दिया करेगा। एक बैलेंसेस दे दिया करेगा और दूसरी चीज़ क्या दे दिया करेगा? वो आपको बैंक अकाउंट दे दिया करेगा। ठीक है, क्या चीज़ दे दिया करेगा? बैंक अकाउंट दे दिया करेगा। सही है जी। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे क्या बोल रहा है? मैं ओपनिंग बैलेंस देख सकता हूँ यहाँ पे, और क्या देख सकता हूँ साथ में? क्लोजिंग बैलेंस देख सकता हूँ। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देख सकता हूँ। ओपनिंग बैलेंस में मैं ऑफिस फिक्सचर्स देख सकता हूँ, डिलीवरी व्हीकल देख सकता हूँ, ट्रेड पेपर, ट्रेड सिबल, रेंट ओइंग, कैश, इन्वेंट्री, बैंक, वही टिपिकल चीज़ें, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद उसने बैंक अकाउंट बना के दे दिया। आप लोग वैसे तो बैंक अकाउंट एक टी अकाउंट की फॉर्म में देखते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल चीज़ें यूँ लिखी होती है। यहाँ पे वर्टिकल लिखती तो कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपली ये डेबिट साइड है रिसिप्ट, और ये जो पेमेंट्स है ये आपकी क्या है? क्रेडिट साइड से। ठीक है जी। अब सबसे पहला इनिशियल स्टेप मैं सबको क्या बताता हूँ पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करते हुए। सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास क्या लिखने होते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने होते हैं। क्या चीज़ लिखनी होती है अपने पास? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखने होते हैं कि बैंक बैलेंस का ओपनिंग और बैंक बैलेंस का क्लोजिंग कहाँ पर आ रहा है। अगर मैं अपने बैलेंसेस देखूं तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, बैंक बैलेंस क्रेडिट दिख रहा है। यानी साल के शुरू में जो मेरा बैंक बैलेंस था वो कौन सी साइड पे था? क्रेडिट साइड पे था। जिसका मतलब अब क्योंकि ये हमें टी अकाउंट की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, वर्टिकल दिया हुआ है, तो मुझे पता है क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस है तो पेमेंट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस बीडी बना होगा, जो कि इस साइड पे बना होगा। क्या चीज़? बैलेंस बीडी बना होगा। कितने का? 2400 का। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मैंने हर सवाल में बताते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस निकाला करें। किसके? बैंक अकाउंट के। तो ओपनिंग बैलेंस क्या 2400 दिया हुआ है, तो मुझे इसका टोटल करना, डेबिट साइड से कंपेयर करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक का है वो कितना है। ठीक है जी। तो 118900 प्लस 17800 प्लस 8500 प्लस 7540 प्लस 4630 प्लस 13600। ठीक है, जिन सबको आपस में क्या कर दिया मैंने? 118900 17800 8500 7540 8630 13600 प्लस 2400। इस सबको ऐड करूँगा आपस में तो इधर का टोटल आ जाएगा कितना? 1733370। और डेबिट साइड का टोटल करते हैं, कितना आ रहा है? 153300 प्लस 12900 प्लस 5400। इसका टोटल आ रहा है मेरे पास कितना? इसका टोटल आ रहा है मेरे पास 171600। तो अगर मैं अपनी डेबिट साइड देखूं तो डेबिट साइड छोटी आ रही, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, -1733370। तो मैं देख सकता हूँ 1770 मेरा सीडी आ रहा है डेबिट साइड पे, तो ये मेरा क्या है? डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये ओवरड्राफ्ट है। 1770 का क्या आ रहा है मेरे पास? ओवरड्राफ्ट आ रहा है। ठीक है जी। 1770 का क्या आ रहा है? ओवरड्राफ्ट आ रहा है। ठीक है जी। एक तो ये चीज़ हो गई। अब बैंक बैलेंस क्यों देखने थे? क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी है सवाल के अंदर। सही है। अब हम पहली वाली एडजस्टमेंट देखते हैं। पहली वाली एडजस्टमेंट हमें क्या बता रही है? पहली वाली एडजस्टमेंट हमें कह रही है द इन्वेंट्री एट 30 सितंबर वाज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस इन एंटोन अप्लाइज अ मार्कअप ऑफ 50%। ठीक है जी। यानी इन्वेंट्री जो क्लोजिंग दी हुई है उसने, वो क्लोजिंग जो 40,800 उसने दी हुई, वो बोल रहा है ये सेलिंग प्राइस पे इसने वैल्यू करी हुई है। किस पे वैल्यू करी हुई है? सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करी हुई है। अब हमें पता है कि हम इन्वेंट्री को जो है वो इन्वेंट्री को हम सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किस पे रिकॉर्ड करना होता है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है। सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना होता। किस पे रिकॉर्ड करना होता है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे इस एडजस्टमेंट्स को? या नंबर 1 एडजस्टमेंट लिख लेता हूँ मैं, कैसे करनी है।
क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू उसने किस पे दी हुई है हमारे को, सेलिंग प्राइस पे दी हुई है, जो कि कितनी दी हुई है, ये 40,800। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये दी हुई है 40,800 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 40,800। मुझे क्या करना है, इस इन्वेंट्री को, ये मुझे दी हुई है सेलिंग प्राइस पे दी हुई है, मुझे किस पे चाहिए, मुझे इसकी क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। क्या चीज़ चाहिए मुझे, इसकी कॉस्ट चाहिए, क्योंकि मुझे इसको कहाँ लिखना है, इनकम स्टेटमेंट में लिखना है मुझे। दूसरी बात, मुझे उसने काम की बात क्या दे दी, उसने मुझे दे दिया मार्कअप दे दिया। कॉस्ट हमें नहीं पता, उसने हमारे को क्या दे दिया, मार्कअप दे दिया। क्या चीज़ दे दी, मार्कअप। कितना परसेंट, 50% दे दिया, ठीक है। अब क्योंकि उसने मुझे मार्कअप दे दिया इस सवाल के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को इसी तरीके से किसी तरह मुझे निकालना पड़ेगा अपने पास। कैसे निकालूंगा, अब मुझे एक चीज़ पता है कि मार्कअप किस पे लगता है, कॉस्ट पे लगता है। किस पे लगता है मार्कअप, कॉस्ट पे लगता है, ठीक है जी। और दूसरी बात मुझे पता है मार्जिन किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास मार्कअप है और कॉस्ट मेरे पास गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस मार्कअप को कन्वर्ट करूँगा किस चीज़ के अंदर, मार्जिन के अंदर कन्वर्ट करूँगा। किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करूँगा, इस मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करूँगा। वो कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, मार्जिन से मार्कअप, कैसे मार्कअप से मार्जिन जाते हैं हम लोग, परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, यानी 50% ओवर 150%। अगर मैं करूँगा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मार्जिन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, मार्जिन में कन्वर्ट हो गया। 50% ओवर 150%, ये मार्जिन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं सिंपली ये किस पे लगा सकता हूँ, अपनी सेलिंग प्राइस पे लगा सकता हूँ, जो कि कितनी है, 40,800 मल्टीप्लाई बाय 50% ओवर 150%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय 150, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 150%। तो ये आपके पास आ गया 13,600। अब ये 13,600 आपके पास क्या आया, प्रॉफिट आया। क्या चीज़ आई है, प्रॉफिट आई है। मैं 13,600 को अपनी सेलिंग प्राइस से लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि ऐसे ही निकलता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, ऐसे ही होता है ना। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी थी, 40,800, कॉस्ट मेरे पास एक्स था, प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया, 13,600। तो मैं एक्स निकालने के लिए, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसको वहाँ, एक्स को वहाँ ले आऊँ, 13,600 को यहाँ ले आऊँ, इसको लेस कर दूँ, तो मेरे पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 27200। ये वाली वर्किंग मैंने क्यों करी, ये वाली वर्किंग मैंने इसलिए करी क्योंकि उसने जो मुझे इन्वेंट्री दी हुई है वो किस पे दी हुई है, सेलिंग प्राइस पे दी हुई है, ठीक है जी। किस पे दी हुई है, सेलिंग प्राइस पे दी हुई है। तो अभी तक हमने अपने सवाल में क्या क्या चीज़ें करी, सबसे पहली चीज़ मैंने अपने पास एक बैंक अकाउंट बनाया, यानी बैंक अकाउंट की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने आइडेंटिफाई करे कि मुझे क्या बता रहे थे। तो मुझे पता था ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने बस टेंशन नहीं लेनी भाई, ये इस तरह का बस बैंक अकाउंट बना वैसा ये, यानी सीडी इधर आ रहा है, ये कितना, 2400 इधर सीडी आ रहा है, और ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और ये रिसिप्ट्स वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है, तो सीडी इस तरफ आ रहा है, सही है, 17 इस तरफ सीडी आ रहा है, सही है, डेबिट साइड पे। तो मुझे पता है डेबिट साइड पे आ रहा है सीडी, तो ये क्या है, साल के एंड में ओवरड्राफ्ट है, साल के शुरू में भी ओवरड्राफ्ट है, एंड में भी ओवरड्राफ्ट है। तो इस तरीके से अकाउंट बना हुआ है, इससे कोई आप लोगों ने घबराना नहीं है, सही है, टेंशन वगैरह नहीं ले रही इससे। दूसरी बात मैंने क्या बताई है इस सवाल के अंदर, हमने इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली। कैसे इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली है, उसने हमें क्या दे दी थी, सेलिंग प्राइस दे दी थी और मार्कअप दे दिया था। क्योंकि हमें पता है कि इन्वेंट्री को हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं हमेशा इन्वेंट्री को। तो मैंने क्या करा, मैंने इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाली। कैसे निकाली, मेरे पास सेलिंग प्राइस थी और मार्कअप था, मुझे पता है मार्कअप कॉस्ट पे लगता है, मार्जिन सेलिंग प्राइस पे लगता है, सही है, सेल्स पे लगता है। तो मैंने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट नहीं थी, तो मैं मार्कअप नहीं लगा सकता, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करा। उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये 50/150 मेरे पास क्या आ गया, मार्जिन आ गया, जो कि मैंने उठा के सेल्स पे लगा दिया, तो प्रॉफिट आया। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस आ गए, उनको आगे पीछे प्लस माइनस करके मैंने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरी वाली एंट्री मुझे क्या कह रही है, during the year ended, a vehicle had cost 9,000 on 1 October was sold for $5,400.
अब यहाँ पे थोड़ी सी डेप्रिसिएशन की वर्किंग आ गई। वो हमें ये कह रहा है कि एक व्हीकल जिसकी कॉस्ट थी $9,000 ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2012, ये उसने 1 अक्टूबर 2012 लिखा है ना, इसका मतलब ये कि ये एसेट इस डेट को परचेज हुआ है, इस डेट को ये एसेट क्या हुआ है, परचेज हुआ है। सही है जी, इस डेट को एसेट क्या हुआ है, परचेज हुआ है। वॉज सोल्ड फॉर $5,400, यानी जो एसेट आपने खरीदा था 1 अक्टूबर, यानी पुराना खरीदा हुआ एसेट आपने कितने का बेच दिया, 5,400 का। आपने वो एसेट कितने का बेच दिया, 5,400 का। अब इस एडजस्टमेंट को अगर मैं समझूँ और इसकी बात को समझूँ, तो अगर मैं रिसिप्ट साइड पे देखूँ ना, रिसिप्ट की साइड पे 5,400 क्योंकि मैंने क्यों आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मैंने डिलीवरी व्हीकल बेची है। ठीक है, ये एक बात उसने बता दी मुझे। अभी आगे पढ़ते हैं, आगे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं डिलीवरी व्हीकल के बारे में। अच्छा, delivery vehicles are depreciated at 20% per annum using the RBM method. Depreciation is charged in the year of purchase but not in the year of sale. वो बोल रहा है जी depreciation 20% RBM लग रहा है, depreciation is charged in the year of purchase but not in the year of sale. अब इसको करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने अपने सवाल में मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग हमेशा बताया करता हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो ये वर्किंग है जी। इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग होती है सिंपली आईएस वाली। ठीक है, आईएस वाली वर्किंग होती है ये। टोटल एनबीवी माइनस डिस्पोजल एनबीवी इनटू परसेंटेज, फिर परचेजेस की करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर जो एसेट डिस्पोज करा है उसकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, मैंने 3 पर्सपेक्टिव्स लिखे। एक टोटल के अभी फिलहाल जितने एसेट मौजूद हैं उनमें से जो एसेट निकाल दिया, डिस्पोज करा, उसको साइड पे कर दिया, ताकि जो मेरे पास टोटल फिगर बच गया उस पर डेप्रिसिएशन लगा दूं। यहाँ तक साथ है, यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद जो एसेट खरीदा है इस साल उसकी डेप्रिसिएशन। फिर थर्ड पर्सपेक्टिव, जो डिस्पोजल जो एसेट निकाला है ना अपने टोटल से, जो एसेट को निकाल दिया उसकी भी करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन वंस अगेन ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, पॉलिसी पर डिपेंड करती हैं। क्या पॉलिसी पर डिपेंड करती हैं, ईयर ऑफ परचेज में चार्ज करना है, ईयर ऑफ सेल में चार्ज नहीं करना, मंथली फलाना धमकाना। ठीक है, ये पॉलिसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मुझे सिंपली क्या करना है, इसके अंदर अपने फॉर्मेट को फॉलो करना है। ठीक है, टोटल एनबीवी क्या चीज़, टोटल एनबीवी। टोटल एनबीवी किसकी निकालनी है, अच्छा मैं यहाँ वर्किंग भी लिख देता हूँ, किसकी कर रहा हूँ मैं, डिलीवरी व्हीकल की कर रहा हूँ। किसकी वर्किंग कर रहा हूँ, डिलीवरी व्हीकल। अच्छा जी, टोटल एनबीवी कैसे निकालूं मैं अपने पास, टोटल एनबीवी ऐसे निकल जाएगी मेरे पास। मैं देख सकता हूँ मुझे साल के शुरू में कॉस्ट दी हुई है और क्या दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो मैं इन दोनों को आपस में क्या कर सकता हूँ, लेस कर सकता हूँ। 15,700 आ जाएगा मेरे पास, माइनस 4,600। तो मेरे पास क्या आ गई, टोटल एनबीवी आ गई। क्या आ गई मेरे पास, टोटल एनबीवी 15,700 माइनस 4,600, ये मेरे पास आ गया टोटल एनबीवी आ गई। ठीक है जी, ये मैंने अभी अपने पास क्या निकाल ली, टोटल एनबीवी निकाल ली। उसके बाद मुझे डिस्पोजल की एनबीवी चाहिए, जो मैंने एसेट को बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी, वो चीज़ मैं कैसे निकालूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एसेट मैं बेच रहा हूँ उसकी नेट बुक वैल्यू ढूंढनी है। वो कैसे ढूंढूंगा मैं, एसेट ढूंढूंगा जी। मुझे पता है वो एसेट को मैंने कब खरीदा, 1 अक्टूबर 2012। कब खरीदा हुआ है, 1 अक्टूबर 2012। और अभी मेरे पास सवाल में कौन सा ईयर चल रहा है, 2015 चल रहा है। ठीक है, सितंबर चल रहा है अभी मेरे पास सवाल के अंदर। ठीक है जी, मेरे पास अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, 2015 का चल रहा है। तो मुझे पता है मैंने अपने एसेट को कब खरीदा हुआ है, मुझे पता है मैंने अपने एसेट को खरीदा है 1 अक्टूबर 2012। और मुझे पता है मेरा ईयर एंड कब हो रहा है, 30 सितंबर 2013 को एंड हो रहा होगा। ठीक है, ये वाला जिस अकाउंटिंग पीरियड में मैंने अपने एसेट को खरीदा होगा वो था जी 1 अक्टूबर 2012, और एंड कब हो रहा होगा, 30 सितंबर 2013 को।
क्योंकि अक्टूबर में इत्तेफाक की बात ये सवाल में अक्टूबर में ईयर स्टार्ट हो रहा है, सितंबर में एंड हो रहा है, और खरीदा भी कब है, 1 अक्टूबर को। तो 12 से 13 के पीरियड में आपने अपने एसेट को खरीदा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, उस पर डेप्रिसिएशन कैसी लगी होगी, अगर मैं पॉलिसी देखूँ यहाँ पे पॉलिसी क्या कह रही है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। अब पहले साल जब मैंने एसेट को खरीदा तो एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 9,000 थी, और डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या थी, 20% थी। तो पहले साल डेप्रिसिएशन कैसी लगी होगी, 9,000 इंटू 20% करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाता है, 9,000 का 20% करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1,800 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1,800 आ जाता है, ठीक है। फिर मुझे पता है अगर मैं इसकी एनबीवी निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 7,200 आ जाएगी। उसके बाद मैं बोलता हूँ 1 अक्टूबर 2012 में चलाया, उसके बाद आपने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी चलाया होगा ना, 1 अक्टूबर 2013, और एंड कब हो रहा होगा, 30 सितंबर, 30 सितंबर 2014, 30 सितंबर, ओहो ये क्या हो रहा है, 30 सितंबर 2014। इसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगी, क्योंकि आरबीएम था तो नेटबुक वैल्यू पे लगी होगी। 7,200 इंटू 20% करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। ये मेरे पास 1440। दोबारा एनबीवी अगर मैं निकालूँ कितनी आ जाएगी, साल के एंड में नेटबुक वैल्यू अगर मैं देखूँ तो कितनी आ जाएगी, 7,200 लेस कर दे 5760, 5760 मेरे पास कैसे आ रही नेटबुक वैल्यू, इन दोनों को आपस में मैंने लेस करा। फिर आ जाता हूँ मैं अभी जो करंट ईयर मेरे पास चल रहा है, करंट ईयर क्या चल रहा है, 1 अक्टूबर 2014 से लेके 1 अक्टूबर 2014 से लेके मेरे पास क्या ईयर चल रहा है अभी, मेरे पास चल रहा है 30 सितंबर 2015 चल रहा है। क्या चल रहा है, 30 सितंबर 2015 चल रहा है, सॉरी 2015 चल रहा है मेरे पास, सही है। इसके पास डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी, इस पर लगेगी नेटबुक वैल्यू, जो कि अभी मैं सिर्फ नेटबुक वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ कि साल के शुरू में नेटबुक वैल्यू कितनी थी, 5760। मैं करंट ईयर वाली डेप्रिसिएशन यानी ये वाली जो वर्किंग है ना, ये वाली वर्किंग, ये वाली वर्किंग मैं अभी करूँगा, ठीक है। अब मैं क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए थी, मैंने एनबीवी निकाल ली थी टोटल, मुझे डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू चाहिए थी करंट ईयर की, जो कि मैंने निकाल ली, कितनी आ रही थी, 5760। अब मैं सिर्फ इस फॉर्मेट में क्या करूँगा, वैल्यूज़ को पुट करूँगा, ठीक है। तो टोटल एनबीवी मैंने निकाल ली थी ये, ठीक है, 11,100। डिस्पोजल की एनबीवी आ गई 5760, आ गई, क्या आ गई, 5760। इन दोनों को आपस में माइनस करके क्या लगाना है, मुझे परसेंटेज लगाना है, जो कि कितना परसेंट है सवाल के अंदर, 20% है। एक चीज़ तो मैंने ये कर ली, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं इसका आंसर देखूँ मेरे पास कितना आंसर आता है, खैर आंसर आंसर निकाल लेते हैं कितना आ रहा है मेरे पास, ठीक है। 11,100 माइनस 5760 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये मेरे पास आ जाएगा, इसका पर्टिकुलर का आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 1068 आ जाएगा, 1068 आ जाएगा। उसके बाद किसकी डेप्रिसिएशन निकाली, परचेज, जो करंट एसेट यानी जो एसेट मैंने इस साल परचेज किया। भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के टॉपिक पे मैं कैसे ढूंढूंगा एसेट को, कैसे परचेज किया भी है या नहीं परचेज किया, आप सिंपली अपने बैंक अकाउंट में जाएंगे और बैंक अकाउंट में देखेंगे कि कुछ एसेट्स या कोई चीज़ आपने परचेज करी या नहीं करी। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज और डिलीवरी व्हीकल, कितने की खरीदी है, 13,600 की खरीदी हुई है। कितने की खरीदी हुई है मैंने अपनी व्हीकल, मैंने खरीदी हुई है 13,600 की खरीदी हुई है। पॉलिसी क्या कह रही थी, किधर गई, डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द ईयर ऑफ सेल, यानी डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज हो रही है, कब, ईयर ऑफ परचेज में। तो इस एसेट को खरीदा अपने 13,600 का, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लग जाएगी इस पर 20%, ठीक है। ये पहली वर्किंग हो गई, ये दूसरी वाली वर्किंग कर रहा हूँ, 13,600, 13,600 का कितना परसेंट, 20% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 13,600 का 20%, ये मेरे पास आ जाएगा 2720, 2720। उसके बाद करंट ईयर की अगर डेप्रिसिएशन लगाता कौन से वाले एसेट की जो डिस्पोज ऑफ करी, तो ये वाली वर्किंग करता मैं, ठीक है, यानी 575760 इंटू 20%, ये वाली वर्किंग करता। क्योंकि सवाल ने हमें क्या बोला हुआ है कि ईयर ऑफ सेल में चार्ज नहीं करनी, तो ये वाली वर्किंग नहीं होगी। सिंपली मैं इन दोनों की डेप्रिसिएशंस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा,
और मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, 1068 प्लस 2720, ये मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन 1068, ये मेरे पास आ जाएगी 3788 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3788 डेप्रिसिएशन आ गई। किसकी डेप्रिसिएशन आ गई, मेरे पास डिलीवरी व्हीकल की। लेकिन अभी भी डेप्रिसिएशन का खेल खत्म नहीं हुआ, इसलिए खत्म नहीं है क्योंकि आपने अपने एसेट को बेचा भी है। अगर मैं देखूं आपने अपने एसेट को कितने का बेचा है, डिस्पोजल के बारे में बात करते हैं, आपने अपने एसेट को बेचा था 5400 का। तो अगर मैं करंटली अपने डिस्पोज हुए हुए एसेट की नेटबुक वैल्यू देखूं कितनी आ रही है, 5760। तो नेटबुक वैल्यू और कितने का सोल्ड करा है आपने, आपने सोल्ड करा है 5400 का, सोल्ड करा है कितने का, 5400 का, और नेटबुक वैल्यू कितनी आ रही है, 5760। इन दोनों का आपस में लेस करूंगा या मैं देख सकता हूँ कि भाई मेरी एसेट की वर्थ 5760 थी लेकिन बिका कितने का, 5400 का। तो मैं देख सकता हूँ 360 जो मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। 360 का क्या आ रहा है मेरे पास, लॉस आ रहा है। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी, क्या आ रहा है मेरे पास, लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, ये हमने डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर ली, ये हमने इन्वेंट्री की वर्किंग कर ली। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। चौथी वाली लाइन हमें क्या बोल रही है, सही है जी, एंटोन टू कैश ड्राइंग्स ऑफ $600 per month before the cash sales were banked but has not recorded these. He also took goods for his own use which had a sales value of 2763। ये अगेन इन्होंने एक थोड़ी सी खतरनाक एंट्री तो नहीं दी है, लेकिन जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट होगा सिर्फ वही ये बच्चा एंट्री कर सकता है। ठीक है, कैसे करना है इसको, मैं देख सकता हूँ उसने कैश ड्राइंग्स की है, क्या करी है, कैश ड्राइंग्स करी है। ठीक है, पर मंथ, तो ड्राइंग्स अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो उसने कितने की करी होंगी, 600 इंटू 12 अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 600 इंटू 12 करता हूँ तो 7200 की उसने क्या करी है, ड्राइंग्स करी हैं। बिफोर द कैश सेल्स वर बैंक्ड बट हैज नॉट रिकॉर्डेड दीज। सिंपली वो ये कह रहा है कि भाई बैंक में पैसा डालने से पहले उसने क्या की थी, कैश ड्राइंग्स करी थी, और ये चीज़ उसने रिकॉर्ड नहीं करी। ठीक है जी, उसके बाद वो क्या कह रहा है, ही ऑल्सो टुक गुड्स फॉर हिज ओन यूज विच हैड अ सेल्स वैल्यू ऑफ 2763। अब मैंने एक चीज़ याद करवाई हुई है सबको कि जब भी गुड्स के बारे में बात करते ना, किसके बारे में बात करते, गुड्स के बारे में बात करते, तो क्या होना होता है, इसने लेस होना होता है। कहाँ से लेस होना होता है, परचेजेस से लेस होना होता है, लेस परचेजेस। कहाँ से लेस होना होता है इसने, परचेजेस से लेस होना होता है। जब भी वो क्या करे, गुड्स लेके जाए, जब भी वो क्या करेगा, अपने पास से गुड्स लेके जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद उसने क्या चीज़ दे दी, टोटल कैश सेल्स वर 20476, टोटल कैश सेल्स उसने वो हमें खुद बता दी। उसके बाद वो हमें एक बात बता रहे, देयर आर अनरिकॉर्डेड डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस नॉट अकाउंटेड फॉर। वो बोल रहा है कि कुछ डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस हैं जो आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किए हुए। ठीक है, क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब ये वो हमसे क्या बनवाएगा, प्रॉबेबली क्या चीज़ बनवाएगा, वो कैश अकाउंट बनवाएगा। क्या बनवाएगा, कैश अकाउंट बनवाएगा। क्यों कैश अकाउंट बनवा रहा है वो कैश अकाउंट मेरे पास इसलिए बनवाना चाह रहा है ताकि उसको पता चल जाए ये जो डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस हैं ये कितने पे करे थे हमने। सही है, क्या मतलब मेरी इस बात का, आए इसको करके देखते हैं। ठीक है, मैं अपने पास क्या बना लेता हूँ, कैश अकाउंट बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, अच्छा मैं एंट्री आप कह लें कौन सी वाली कर रहा हूँ, 4 और 5 कर रहा हूँ, 4 5 6 कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, मैं अपने पास एंट्री जो कर रहा हूँ वो कौन सी कर रहा हूँ, 4 5 6 कर रहा हूँ। तो मैं अपने पास क्या बना रहा हूँ, कैश अकाउंट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, कैश अकाउंट बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ कैश अकाउंट, अभी बताता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं रही है, मैं बना रहा हूँ अपने पास क्या चीज़, कैश अकाउंट बना रहा हूँ। अब मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास यहाँ पे बैलेंस बीडी आ जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, बैलेंस बीडी आ जाएगा। बैलेंस बीडी के बारे में बात करते, बैलेंस बीडी सीडी देख लेते। 980 ओपनिंग था, 445 क्लोजिंग था। 980 क्या था मेरे पास, ओपनिंग था। और बैलेंस सीडी के बारे में बात करूं अगर मैं, तो कितना था मेरे पास, बैलेंस सीडी के बारे में बात करते तो कितना था मेरे पास, 485 था। कितना था मेरे पास, 445 था, सॉरी 445 था।
अब मुझे कैश अकाउंट बनाना है सिंपली, ठीक है। कैश अकाउंट कैसे बनाऊंगा मैं, जो पैसा मेरे पास आ रहा है डेबिट साइड पे, जो पैसा मेरे पास जा रहा है क्रेडिट साइड पे, तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास पैसा किस तरीके से आया। एक कैश सेल से पैसा आया, और मेरे पास पैसा गया कैसे, मैंने बैंक में पैसा डाला और मैंने ड्राइंग्स करी, ठीक है। मैंने बैंक में पैसा डाला और मैंने क्या करी, ड्राइंग्स करी, ठीक है। बैंक में कितना पैसा है, 20476 आया, ठीक है। कैश सेल्स अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी, कैश सेल्स से कैश में कितना पैसा है, कैश में पास पैसा आ गया 20476 आ गया मेरे पास। अगर मैं बात करूं मेरे पास से पैसा गया कैसे, तो मेरे पास पैसा गया ड्राइंग्स के थ्रू गया। किसके थ्रू गया, ड्राइंग्स के थ्रू। ड्राइंग्स की वैल्यू क्या थी, जितने की मैंने ड्राइंग्स करी थी। अच्छा जी मेरे पास ड्राइंग्स की वैल्यू आ गई 7200। क्या चीज़ आ गई मेरे पास, ड्राइंग्स की वैल्यू 7200। उसके बाद मैंने क्या करी है, कैश सेल्स जो थी वो क्या करी है, बैंक में डाली। कितनी बैंक में डाली है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कैश सेल्स बैंक 12900, कितनी डाली है, 12900, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। हम्म, हाँ प्रॉबली मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, जिसकी वजह से मेरे पास बैलेंसिंग फिगर से क्या चीज़ आ जाएगी, डिलीवरी व्हीकल का एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब इसका टोटल कर लेते हैं ज़रा, ठीक है जी। टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है इन दोनों का। 980 प्लस 20476, 980 प्लस 20476, ये मेरे पास आ जाएगा 21456, 21456। इन सबको लेस कर दें, तो मेरे पास 911 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। क्या आ रहा है, 911, जो कि मेरे पास क्या है, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस है। क्या है, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस, ठीक है। इस तरह की इस तरह के अकाउंट हमने कब बनाने, इस तरह की चीज़ें हमने कब करनी, जब हमें ना इस तरह की कोई बात बोल दे, देयर आर अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, या ऐसा कोई एक्सपेंस है जो आपने कैश के थ्रू पे किया है, उस तरीके के एक्सपेंस को ढूंढने के लिए ना आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपने पास टी अकाउंट किसका बनाना पड़ेगा, कैश का। तो मैं देख सकता हूँ ये सारे पैसे हैं इस तरीके से, ठीक है। मेरे पास इस तरीके से पैसे हैं, इस तरीके से गए, तो बैलेंसिंग फिगर से मैंने निकाल लिया डिलीवरी व्हीकल का एक्सपेंस के इतने एक्सपेंस इसका हो सकता है, ठीक है जी। ये एंट्रीज ये वाली हो गई सारी, नंबर 6 भी हो गई। अब हमने क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। क्या चीज़ बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें हमेशा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो टॉपिक है ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो टॉपिक है उसमें सेल्स और परचेजेस निकालने के लिए आपको अपने पास ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर यानी ट्रेड पेबल का अकाउंट अपने पास आपको बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट बना लेता हूँ अपने पास, ठीक है। इधर ही पास में अपने पास दो अकाउंट बना लेता हूँ। एक किसका बनाता हूँ, ट्रेड पेबल्स का बना लेता हूँ। एक बना लेता हूँ किसका, ट्रेड रिसीवेबल्स का बना लेता हूँ। और एक अकाउंट में किसका बना लेता हूँ, ट्रेड पेबल का बना लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या करनी है, वैल्यूज़ डालनी है। किसकी वैल्यूज़ डालनी है, अब ये सिंपली मुझे फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट याद है तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ कर सकता हूँ। मुझे पता है ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग डेबिट आता है, क्लोजिंग यहाँ पे आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीडी। बीडी मेरे पास कितना आ रहा है, बीडी मेरे पास आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स का 10,500, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10,500। सीडी मेरे पास कितना आ रहा है, सीडी मेरे पास आ रहा है कितना, 9670 आ रहा है, 9670 आ रहा है, ठीक है। 9670 मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस आ रहा है। उसके बाद मुझे पता है यहाँ पे रिसिप्ट्स आ जाती हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की। रिसिप्ट्स मुझे पता है कितनी है, मैं कहाँ से देखूंगा, अपने बैंक अकाउंट से देखूंगा। मैं देख सकता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स ने इतना पैसा मुझे दे दिया, तो ये मैं सिर्फ फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ किसका, ट्रेड रिसीवेबल्स का। 153300, 153300, 153300 भी हो गया। और मैं देख सकता हूँ सवाल में कोई भी वो नहीं है, आ, कोई भी डिस्काउंट अलाउड नहीं है, बैड डेप्ट नहीं है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसका टोटल करूँगा, सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 153300 प्लस 9670, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा,
162,970 162,970 मैं लेस कर दूँ 10,500। 10,500 लेस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट वाली सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, कितनी आ जाएंगी, 152,470 152,470, ये मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बना रहा हूँ, अपने पास ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाऊंगा। वंस अगेन फॉर्मेट फॉलो करूंगा। ओपनिंग 12,670, क्लोजिंग आ गया 13,460। अपने पास बैलेंसेस लिख लेता हूँ। कितना था ओपनिंग, 12,670, 12,670, क्लोजिंग था कितना, 13,460। और मुझे पता है यहाँ पे क्या आ जाएंगी, पेमेंट्स आ जाएंगी। पेमेंट्स में कहाँ से देखूंगा, पेमेंट्स में अपने बैंक अकाउंट से देख लूँगा। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लाई 11,8900, 11,8900। मैं बैलेंसिंग फिगर से क्या कर सकता हूँ, अपने पास वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। किस चीज़ की, क्रेडिट परचेजेस की, किसकी, क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, तो 11,8900 प्लस 13460 पर कितना आ गया, 132360, 132360, 132360 माइनस कर दूँ 12,670, ये मेरे पास आ गया कितना, 119,690। तो मैंने ट्रेड पेबल का अकाउंट भी बना लिया। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो करने वाली वर्किंग थी वो मैंने यहाँ पे सारी कर ली। ठीक है, अच्छा। अब क्या चीज़ रह गई मेरे पास, आखिरी चीज़ मेरे ख्याल से मेरे पास एक और चीज़ यहाँ पे ये रह गई। खैर बाद में कराता हूँ, अभी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में दिखा दूंगा वो चीज़। सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या आ जाती है, सेल्स आ जाती है। ठीक है, सेल्स अगर मैं देखूँ, मेरे पास दो तरीके की सेल्स थी, कैश और क्रेडिट थी। कैश सेल्स 20476, सही है, 20476। क्रेडिट सेल्स मैंने निकाल ली सवाल में, कितनी, 152470, कितनी, 152470। इन दोनों को आपस में क्या कर सकता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ। 20476 प्लस 152,470, ये मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास सेल्स आ गई कितनी, मेरे पास सेल्स आ गई 172946, 172946। उसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखता हूँ। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मेरे पास क्या आ जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाती है। उसके बाद क्या आ जाती है, मेरे पास परचेजेस आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मैं यहाँ से देख सकता हूँ कितनी आ रही है, 24640। और अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बात करूँ, उसने सेलिंग प्राइस पे दी थी, तो हमने कॉस्ट निकाली थी 27200। परचेजेस के लिए हमने क्रेडिट परचेज निकाली है 119690। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ एज इट इज़। अच्छा जी, ओपनिंग थी 24640, क्लोजिंग के बारे में बात करूँ 27200। अब बात यह है, बात ऐसी है कि भाई परचेजेस में से मैंने गुड्स को लेस करना है, क्योंकि मैंने अपने गुड्स को क्या किया हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है। मैंने गुड्स को क्या करा हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है। तो जो गुड्स मैं विड्रॉ करता हूँ वो हमेशा परचेजेस से लेस करता हूँ। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब भी मैं गुड्स को क्या करता हूँ, विड्रॉ करता हूँ, मुझे अपनी परचेजेस से क्या करना होता है, इसको लेस करना होता है। ठीक है, अगर मैं परचेजेस के बारे में बात करूँ, मैंने परचेजेस कितनी निकालनी थी, 119690, 119690 परचेजेस को लेस करना है। लेकिन परचेजेस को भी कुछ होशियार यहाँ पे क्या होते हैं, वो डायरेक्टली ये जो वैल्यू दी हुई है 2763, वो होशियारी क्या करते हैं, इसी को लेस कर देते हैं अपनी परचेजेस से। ठीक है भाई, मैं इसको एज इट इज़ डायरेक्टली लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं लेस कर सकता, क्योंकि ये किस पे दी हुई है, मुझे सेल्स वैल्यू पे दी हुई है। तो मुझे भी सेल्स वैल्यू नहीं चाहिए, इसकी क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इसकी कॉस्ट चाहिए। तो मुझे पता है मुझे क्या दिया हुआ था, मार्कअप दिया हुआ था 50% का, तो मैं मार्कअप के थ्रू इसको निकाल सकता हूँ। यानी 2763, ये मार्कअप है। मार्कअप ये सेल्स है, सही है, मार्कअप सेल्स पे नहीं लग सकता। मैं क्या करूँगा, मार्जिन को
मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करूँगा, जिसका फार्मूला क्या आता है, परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज तो 50 ओवर 150%। ठीक है, 50 ओवर 150% करूँगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका प्रॉफिट आ जाएगा 2763 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 150%, ये मेरे पास 921 आ गया। 2763 में से क्या कर दूँ, 921 लेस कर दूँ, तो मेरे पास इसकी कॉस्ट आ गई कितनी, इसकी कॉस्ट आ गई कितनी, 1842। वंस अगेन ये वाली जो चीज़ मैंने करी है ना, ये सिर्फ मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मुझे पता है परचेजेज है ना, तो कॉस्ट वैल्यू पे लूँगा, इन्वेंट्री की वैल्यू है परचेजेज में, ठीक है, तो मुझे किस पे लेनी, कॉस्ट पे लेनी है। मुझे जो गुड्स थे, जो गुड्स विड्रॉ करे वो सेल्स वैल्यू पे थे, किस पे थे, सेल्स वैल्यू पे थे, तो मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ा, मुझे कैसे उसकी कॉस्ट ली, मैंने मार्कअप को किस में कन्वर्ट करा, मार्जिन में कन्वर्ट करा, ठीक है, किस में कन्वर्ट करा, मार्जिन में। मार्जिन में मैंने इसको कैसे कन्वर्ट करा, 50 ओवर 150, ये मेरे पास क्या आ गया, मार्जिन की परसेंटेज आ गई। ठीक है जी, आ गई यहाँ तक बात समझ में, इसका फॉर्मूला भी लिख दिया, मार्कअप टू मार्जिन। दूसरी चीज़ मुझे पता थी, सेल्स पे मार्जिन लगता है, मार्कअप नहीं लगता, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करा तो फिर जाके सेल्स पे लगा दिए, सेल्स पे लगा दिए, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस में से लेस कर दिया, मेरे पास कॉस्ट आ गई गुड्स की जो मैंने विड्रॉ किए हैं, कितने करें, 1842, कितने करें, 1842, 1842, इनको आपस में मैं लेस कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 117,848 आ जाएगा, इनका आपको प्लस माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 115,288 आ जाएगा। इन दोनों को मैं आपस में क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्या चीज़ आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इन दोनों को लेस करने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 57658, 57658 मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, अपने पास एक्सपेंसेस लिखूंगा, लेस क्या चीज़ करूँगा, मैं अपने पास एक्सपेंसेस लिखूंगा। एक्सपेंसेस मैंने बताया भाई, याद कैसे रहे आपको, आप अपना पेमेंट्स वाला सेक्शन देख लिया करें बैंक अकाउंट में, तो पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर ने नहीं आना, वेजेस ने आना है, रेंट ने आना है, इलेक्ट्रिसिटी ने आना है, जनरल एक्सपेंस ने आना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल से आप लोग एक दिमाग का इस्तेमाल ये कर लें कि भाई क्या आनी है आपके। अगर मैं बात करता हूँ मोटर व्हीकल्स के बारे में, डिलीवरी परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल, तो मुझे याद होना चाहिए किसके बारे में बात कर रहा है वो, यानी डेप्रिसिएशन किसकी, डिलीवरी व्हीकल की, ठीक है, तो एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ ये देखनी, कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जिसकी मुझे एडजस्टमेंट करनी हो, प्री पेमेंट्स या अक्रूवल्स की, तो वो मैं चीज़ कहाँ से कंफर्म करता हूँ, वो अपने बैलेंसेस से कंफर्म करता हूँ, जो कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर रेंट पेबल ओइंग लिखा हुआ है, इसका मतलब रेंट पेबल का मुझे टी अकाउंट छोटा सा बनाना पड़ेगा। रेंट अकाउंट का छोटा सा टी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, रेंट का अकाउंट बनाते हैं, यहीं पर बना लेता हूँ मैं, रेंट का टी अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा। इसका निमोनिक हमें याद होना चाहिए, पाप, पी ए ए पी, सही है। इधर आ जाता है कि पे कितना करा, ठीक है, अगर मैं देखूं पे कितना करा तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ रेंट कितना पे करा है, 8,500 पे करा हुआ है, कितना पे करा हुआ है, 8,500। उसके बाद अब मुझे सिर्फ इनके बैलेंसेस से वैल्यूज डालनी है, 15,000 अक्रूड ओपनिंग है, अक्रूड ओपनिंग क्रेडिट में आता है, और 2,400 क्लोजिंग, तो अक्रूड क्लोजिंग इधर आ जाता है, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1,500, इधर आ जाएगा कितना, 2,400, ठीक है। इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा, प्लस माइनस करूँगा, मेरे पास आई एस की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है, 8,500 प्लस 2,400, ये कितना आ गया मेरे पास, 10,900 आ गया, ये कितना आ गया, 10,900, ठीक है, माइनस 1,500 कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 9,400। ये किसकी वैल्यू आ गई, रेंट की वैल्यू आ गई, जो कि इनकम स्टेटमेंट में जानी है, ठीक है। ये वंस अगेन ये रेंट की वैल्यू मैं कहाँ से लाया, मैंने फॉर्मेट को फॉलो करा हुआ है, मैंने क्या करा हुआ है, फॉर्मेट को फॉलो करा हुआ है, जो एक्सपेंसेस के टी अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है, पाप वाला जो निमोनिक होता है, इसकी रेंट की वैल्यू आ गई। अब मैं देख सकता हूँ वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेंट की नहीं, रेंट की थी कर ली, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, जनरल एक्सपेंस की नहीं है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन। अब मुझे वैल्यूज एज इट इज़ डाल देनी है यहाँ पे, सही है। सबसे पहले आ गया मेरे पास रेंट आ गया, रेंट की वैल्यू मैंने कैसे निकाल दी थी, 9,400, वो टी अकाउंट बना लिया था मैंने अपने पास, ठीक है। उसके बाद मेरे पास वेजेस आ जाती हैं, वेजेस की कोई वर्किंग नहीं थी, मेरे पास 17,800 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हिसाब किताब है, इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास थी 7,540 थी। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें,
जनरल एक्सपेंसेस मेरे पास कितने थे? जनरल एक्सपेंसेस मेरे पास थे 4630 थे, 4630 मैंने लिख दिए जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद डेप्रिसिएशन पे आ जाता हूँ। डेप्रिसिएशन मेरे पास थी डिलीवरी व्हीकल की थी, ठीक है। डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन की मैंने वर्किंग यहाँ पे करी हुई, तो टोटल डेप्रिसिएशन देख सकते हो 3788 आ रही थी। तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा, 3788 लिख दूंगा यहाँ पे। उसके बाद डेप्रिसिएशन सिर्फ डिलीवरी व्हीकल की नहीं लगेगी, ऑफिस फिक्सचर्स की भी लगेगी। किसकी लगेगी? ऑफिस फिक्सचर्स की। क्यों लगेगी? क्योंकि वो भी आपके पास एक एसेट था। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे साल के शुरू में 9500 वैल्यू थी, साल के एंड में 8600 वैल्यू हो गई। मैं इन दोनों को आपस में क्या कर सकता हूँ, लेस कर सकते हो, तो मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू आ सकती है 9500। साल के शुरू में वैल्यू थी 9500 थी, एंड में कितनी हो गई, 8600 हो गई। तो कितनी की डेप्रिसिएशन लगी इस पे? 900 की डेप्रिसिएशन लगी। उसके बाद मुझे पता है डिलीवरी व्हीकल पे मुझे क्या हुआ था, लॉस हुआ था, लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ था, ठीक है। डिलीवरी व्हीकल पे कैसे लॉस हुआ था भाई? नेटबुक वैल्यू एसिड की कितनी थी, 5760 थी, लेकिन उसको कितने का बेचा मैंने, 5400 का। 360 का मेरे को क्या हुआ था, लॉस हुआ था। क्या हुआ था? 3360 का मेरे पास क्या हो गया था, लॉस हो गया था, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से मैंने एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख दिए सारे। एक्सपेंसेस लिख दिए मैंने सारे या नहीं लिखे? क्या चीज़ मैं भूला हूँ? हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस। डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस। डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस क्या चीज़ है? डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कैश अकाउंट बनाया था, ये बैलेंसिंग फिगर से मैंने निकाला था। क्या निकाला था? 911 निकाला था, ठीक है। क्या चीज़ निकाली थी? 911। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा कर रहा हूँ तो मैं सिंपली इन सारे एक्सपेंसेस को क्या कर दूंगा, आपस में ऐड कर दूंगा। इन सारे एक्सपेंसेस को आपस में ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 453294, 4532 आ गया। इसको मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगी? प्रॉफिट फॉर दी ईयर आ गया। मेरे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को लेस करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 12329 आ गया। मेरे पास क्या चीज़ आ गई है, मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। उसके बाद मुझे क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है अपने सवाल के अंदर से। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगी सबसे पहली चीज़, सही है। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे क्या लिख दी, नॉन करंट एसेट्स, जो कि मेरे पास सवाल में मेरे पास क्या क्या थे, मेरे पास थे ऑफिस फिक्सचर्स थे, ठीक है, ऑफिस फिक्सचर्स आ गया। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, मोटर व्हीकल्स आ गया। क्या चीज़ आ गई, मोटर व्हीकल आ गई। मोटर व्हीकल नहीं, सॉरी, डिलीवरी व्हीकल है। डिलीवरी डिलीवरी व्हीकल आ गई। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 कॉलम्स बना दिए। अब मुझे पता है बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंसेस की बनती है, तो मुझे पता है ऑफिस फिक्सचर्स की वैल्यू मेरे पास 8600, नेटबुक वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, कितनी, 8600, सही है, डायरेक्टली दी हुई है 8600, नेटबुक वैल्यू लिख दी। कॉस्ट भी चाहूँ तो कॉस्ट भी उसकी लिख सकता हूँ। ऑफिस फिक्सचर्स की कॉस्ट कितनी थी मेरे पास, 9500 थी साल के शुरू में, सही है। और 600 900 की उस पर क्या लग गई थी, डेप्रिसिएशन लग गई थी। क्या लग गई थी, 900 की उस पर डेप्रिसिएशन लग गई थी। अब डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट कैसे निकालें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालें, नेटबुक कैसे निकालें? वंस अगेन, जिसने डेप्रिसिएशन का टॉपिक सही तरीके से पढ़ा होगा ना, उसको पता होगा ये कैसे होता है। और जिसको ये बात पता होगी कि ये बैलेंस शीट जो क्लोजिंग बैलेंसेस की बनती है, वो ये सवाल आसानी तरीके से कर सकता है। कैसे, क्या मतलब मेरी इस बात का, मैं अपने पास बनाऊंगा एक कॉस्ट का टी अकाउंट। डिलीवरी व्हीकल व्हीकल जो है उसका मैं क्या बनाऊंगा, अपने पास कॉस्ट अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। अब वंस अगेन ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है ना, आपके सारे तमाम टॉपिक्स की एक्यूमुलेट होकर नॉलेज को टेस्ट करता है। तो डिलीवरी व्हीकल का मैंने कॉस्ट वाला अकाउंट बना रहा हूँ। कौन सा बना रहा हूँ, कॉस्ट वाला अकाउंट। तो कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस देख सकते हो 15700 है। कितना है, 15700। तो मुझे पता है बैलेंस बीडी इसका यहाँ पे आता है कितना, 15700। उसके बाद मुझे एक चीज़ पता है, मुझे क्रेडिट साइड पे आ जाती है, डिस्पोजल की कॉस्ट आ जाती है। क्या आ जाती है, डिस्पोजल। ये सिंपली मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ। डिस्पोजल की कॉस्ट आ गई, और डेबिट साइड पे क्या चीज़ आ जाती है, परचेज आ जाती है। परचेज जो एसेट मैंने खरीदा है, तो डिस्पोजल मैंने एसेट डिस्पोज करा था, बिल्कुल करा था, ये देख सकते हैं। डिलीवरी व्हीकल विच हैड अ कॉस्ट, तो 9000 उसकी कॉस्ट थी जिसको बेचा। और जो एसेट खरीदा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 13600 थी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 13600, ठीक है। और डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी थी, 9000 थी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगी, बैलेंस सीडी आ जाएगा। 15700 प्लस 13600, ये मेरे पास आ गया 293।
00293000। इसमें से क्या कर दूँ, 9000 को लेस कर दूँ, ये आ गया मेरे पास 20,300 आ गया, 20,300। क्योंकि मुझे पता है बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंसेस की बनती है और डिलीवरी व्हीकल की जो कॉस्ट का अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस 20,300 आ रहा है। तो क्योंकि ये भी कॉस्ट का कॉलम होता है तो ये 20,300 मेरे पास आ गया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मैं दूसरी चीज़ किसका अकाउंट बना लेता हूँ अपने पास, अल्लाह भला करे, मैं किसका अकाउंट बना लेता हूँ, मैं अकाउंट बना लेता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसका, अगेन वंस अगेन किसका अकाउंट बनाऊंगा मैं यहाँ पे, सॉरी लाइन टेढ़ी बन गई। किसका अकाउंट बनाऊंगा मैं अपने पास, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डिलीवरी व्हीकल की। किसकी, डिलीवरी व्हीकल की। तो मुझे पता है इसका प्रोविजन का बीडी इधर आता है, मैं कहाँ से लाऊँ इस प्रोविजन। अगर मैं अपने सवाल में इसका बैलेंस बीडी देखूँ तो मुझे कितना दिया हुआ है, 4,600 यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं अपने फॉर्मेट के मुताबिक मैं यहाँ पे 4,600 लिख सकता हूँ। उसके बाद मुझे पता है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आती है। उसके बाद मुझे पता है यहाँ पे डिस्पोजल की वैल्यू आती है। डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू आती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी आज तक जितनी उस पर डेप्रिसिएशन लगी है वो वाली चीज़ आती है। और यहाँ पे क्या आ जाती है, बैलेंस सीडी आ जाता है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज़ मैंने निकालनी कैसे अपने पास, मुझे पता है इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू, मुझे पता है इनकम स्टेटमेंट में मैंने कितनी वैल्यू लिखी थी, 3788 लिखी थी। तो 3788 इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू थी। डिस्पोजल की प्रोविजन के आज तक डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी वो मैं कहाँ से ढूंढूंगा, वो मैं अपनी वर्किंग से देखूंगा। अगर मैं ये वाली अपनी वर्किंग देखूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो एसिड डिस्पोज करा है उस पर मैंने डेप्रिसिएशन लगाई थी, क्योंकि एसिड को इस्तेमाल करा था। पहले साल 1800 लगी, दूसरे साल 1440 लगी, तीसरे साल डेप्रिसिएशन नहीं लगी, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन लगी। तो ओवरऑल 1800 डेप्रिसिएशन लगी और 1440 डेप्रिसिएशन लगी। तो 3240 इन दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी, 3240 और इन सबको अब टोटल करूंगा सिंपली फॉर्मेट्स को। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 4,600 प्लस 3788, ये मेरे पास कितना आ गया, 8388, 8388, 8388, 8388 में से क्या कर दूँ, 3240 निकाल दूँ, ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 5148। तो मुझे पता है क्लोजिंग बैलेंस इसका होता है, प्रोविजन बैलेंस का क्लोजिंग मेरे को पता चल गया कितना, 5148। 5148 मैं इसको लेस कर दूंगा इसमें से, तो मेरे पास आ जाएगा 151, 15152। इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, ऐड कर दूं, 23752, 23572, सॉरी। उसके बाद मैं कौन सी चीज़ पे आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने पास किस चीज़ पे, करंट एसेट्स में आ जाता हूँ। ठीक है, करंट एसेट्स मेरे पास सवाल में क्या चीज़ थी अगर मुझे अच्छे तरीके से याद है, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ थी, ट्रेड रिसीवेबल्स थे। और मैं देखता हूँ कोई प्रीपेड एक्सपेंस था या नहीं था। प्रीपेड एक्सपेंस मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, कोई सा प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। बैंक का बैलेंस भी देखो तो ओवरड्राफ्ट आ रहा था, ठीक है, तो इधर नहीं आना। लेकिन मैं कैश का बैलेंस देख सकता हूँ कितना आ रहा है, 445 आ रहा है। कैश आना है, ट्रेड रिसीवेबल आना है, और क्या चीज़ आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, इन्वेंट्री आ जाएगी। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट वाली वैल्यू देखनी ना हमने, कौन सी वाली वैल्यू देखनी, कॉस्ट वाली, ये रही 27200। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग लिख देने हैं, कितने ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग, 9670, कैश है 445। ठीक है, इन वैल्यूज़ को लिख देता हूँ मैं एज इट इज़। ठीक है, फॉर्मेट अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करना है, कैश क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी कितनी, 27200, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू थी 9670, कैश की वैल्यू कितनी थी 445। इन तीनों को आपस में ऐड कर लूँ, मेरे पास आ जाएगा 37315, 37315। इन दोनों को आपस में ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, 610 आ जाएंगे। उसके बाद क्या चीज़ आ जाएगी मेरे पास, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्विटी एंड कैपिटल, या कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ एक ही चीज़ है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ का क्या हिसाब किताब है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ में कैसे निकालूँ। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ है ना, तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिखना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल टीयर स्टार्ट एक ही बात है, ओपनिंग कैपिटल आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ हो जाती है, इसके अंदर ऐड हो जाता है, प्रॉफिट ऐड हो जाता है। ठीक है, और लेस क्या हो जाती है इसके अंदर से, ड्राइंग्स लेस हो जाती हैं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मेरे पास नहीं है तो मुझे ओपनिंग कैपिटल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, बहुत इंतहाई आसान सी चीज़ है।
मुझे साल के शुरू के एसेट्स और साल के एंड की लायबिलिटीज़ को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्किंग ओपनिंग कैपिटल की। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, सारे एसेट्स को ऐड करूँगा, सारी लायबिलिटीज़ को लेस कर दूंगा। तो मेरे पास ये एसेट है, ऑफिस फिक्सचर्स एसेट होता है, डिलीवरी व्हीकल एसेट होता है, लेकिन इसमें से प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजन को लेस करना है। ट्रेड पेबल एक लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीबल्स एक एसेट है, रेंट पेबल ओइंग ये एक लायबिलिटी है क्योंकि अक्रूड एक्सपेंस है, कैश मेरे लिए एसेट होता है, इन्वेंट्री मेरे लिए एसेट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में दिया तो मेरे पास लायबिलिटी है। इन सारे एसेट्स को मैं ऐड करूंगा और लायबिलिटीज़ को लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 40150। वंस अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल मैंने कैसे निकाला है, साल के शुरू के एसेट्स और साल के एंड की लायबिलिटीज़ को मैंने आपस में क्या कर दिया, लेस कर दिया, जो कि मैंने बता दिया। ऑफिस फिक्सचर एसेट है, डिलीवरी व्हीकल की भी एसेट है लेकिन कॉस्ट पे दी हुई है तो मुझे प्रोविजन लेस करनी है तो तभी मेरे पास सही वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, वो भी एसेट है। ट्रेड पेबल लायबिलिटी, ट्रेड रिसीबल एसेट, रेंट पेबल ओइंग लायबिलिटी, कैश एसेट, इन्वेंट्री एसेट और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी। तो इनको प्लस माइनस करूंगा तो 40150 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 40150 प्रॉफिट मैं यहाँ से देख सकता हूँ कितना प्रॉफिट है, 12329 12329। ड्राइंग्स के बारे में बात करूँ तो मेरे पास एक ही ड्राइंग्स थी, एक तो नहीं थी, दो तरीके की थी। एक गुड्स लिए थे मैंने और क्या लिया था, कैश लिया था। कैश मुझे याद है कितना लिया था कैश मैंने, कैश ड्राइंग्स ये 7200। और ड्राइंग्स हम वैल्यू में लेंगे, अब हम कैश वैल्यू में नहीं लेंगे, सॉरी ड्राइंग्स हम किस में लेंगे, अब गुड्स की वैल्यू में लेंगे। ठीक है जी, तो ड्राइंग्स की वैल्यू में देख सकता हूँ कितनी हो गई, 1842, क्योंकि बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो गुड्स कॉस्ट पे लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 18 18 1842 मेरे पास ड्राइंग्स आ गई गुड्स की और कैश वाली ड्राइंग्स आ गई 7200। इसको लेस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, 43437। उसके बाद एक आखिरी हेडिंग हमारे पास रह गई, उसके बाद ये सवाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद आ जाए अब करंट लायबिलिटीज़ पे आ जाए। करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो हमारे पास गिनती की तीन चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेड पेबल है, रेंट पेबल ओइंग है, अक्रूड क्लोजिंग है तो वो है, और बैंक ओवरड्राफ्ट था मेरे पास 1770 का। तो ये चीज़ें सवाल करते हुए आपको याद रखनी पड़ती है। ये चीज़ मैंने तभी निकलवाई थी, सीडी देख सकते हैं 1770 तभी निकलवाया था ताकि बैलेंस शीट बनाने में आपके काम आ जाए। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ लिखनी है मैंने, सही है, सिंपली ट्रेड पेबल था, रेंट था और वो था, ट्रेड पेबल आ गया मेरे पास, सही है, मेरे पास रेंट आ गया, रेंट अक्रूड आ गया, अक्रूड एक्सपेंस ये आ गया, और क्या आ गया मेरे पास, बैंक आ गया। बैंक की वैल्यू में मैंने कितनी निकाली थी, 1770। ट्रेड पेबल की वैल्यू कितनी है, 13460। और मेरे पास अगर रेंट की वैल्यू के बारे में बात करूँ, रेंट की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, रेंट की वैल्यू 2400, कितनी थी, 2400। इन सबको ऐड कर दो, मेरे पास कितना आ जाएगा, 17630। इन दोनों को आपस में ऐड करूँ तो मेरे पास ये दोनों आंसर इसके इक्वल आ जाएगा, 610 610 67। ठीक है जी।